नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है और इसमें ये दिखाया गया है कि मध्यवर्गीय परिवार में स्त्रियों का क्या रोल है। हम अब कहानी पर आते हैं। कहानी है कि बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन-धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। माने इस कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि बेनी माधव सिंह जो थे वो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। किसी जमाने में उनकी स्थिति बड़ी अच्छी रही होगी, किंतु आज स्थिति ये है कि जो पुरानी चीजें हैं उनका मरम्मत कराना भी उनके लिए मुश्किल है। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे केस मुकदमे चल रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को दे देनी पड़ी। माने बेच बेच कर केस लड़ रहे थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और मेहनत से ग्रेजुएशन कर लिया था। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। और जो छोटा लड़का था वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी थी। वो बहुत हष्ट पुष्ट और बलवान था। सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। श्रीकंठ सिंह की दशा जो थी उस वो एकदम विपरीत थी। विपरीत थी माने कि वो बहुत दुबले पतले थे और बीए की डिग्री प्राप्त करने के चक्कर में उनका पूरा शरीर जो था वो पढ़ते पढ़ते कमजोर हो गया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। कांतिहीन का अर्थ है कि चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बहुत दुर्बल थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। श्रीकंठ सिंह के पास ये अंग्रेजी डिग्री थी, लेकिन वो पाश्चात्य सामाजिक परंपराओं के विशेष प्रेमी न थे। माने उनको पाश्चात्य सभ्यताएं बहुत आकर्षित नहीं करती थी। वो अपने भारतीय सभ्यता को ही अधिक प्रेफर करते थे, बल्कि वे बहुत बड़े और जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। माने पाश्चात्य सभ्यता का वो तिरस्कार किया करते थे, पश्चिमी सभ्यता का वो तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। और जैसा कि सब कहा करते हैं, वो भी कहा करते थे कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज थे, वो बहुत अच्छे थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे, और सम्मिलित कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली को भी बहुत महत्व दिया करते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। और जो आधुनिक स्त्रियां हैं, वो एक साथ मिलकर नहीं रहना चाहती, वो अलग अलग रहना चाहती हैं। तो इसको वे समाज के लिए और घर के लिए, दोनों के लिए ही हानिकारक मानते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। गांव की जो ललनाएं थी, गांव की जो स्त्रियां थी, उनकी निंदक थी, क्योंकि स्त्रियां ज्वाइंट फैमिली पसंद नहीं करती थी और वो ज्वाइंट फैमिली के पक्षधर थे। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि
यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। माने उनकी पत्नी को भी ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसको अच्छी ना लगने का कारण ये था कि अगर लोग इच्छुक नहीं हैं तो जबरदस्ती की ज्वाइंट फैमिली अच्छी नहीं। क्योंकि इससे क्या है कि लोग आपस में एक कलह फैला रहता है, लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस बात को पसंद नहीं करती थी। उसका मानना ये था कि अगर प्रेम से ज्वाइंट फैमिली में रहा जाए तो ये बात अच्छी है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे, माने बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण। अब देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जी व्यंग बड़ा तीखा करते हैं जो बहुत मुश्किल से समझ में आता है। माने वो एक बड़े जमींदार थे, सब कुछ गिनाने के बाद उन्होंने एक बात कह दिया है, ऋण। माने बड़े लोगों के पास उधार जरूर रहता है, वो किसी न किसी का उधार लेकर ही अपने बड़प्पन को बनाए हुए हैं। जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है। माने जो एक प्रतिष्ठित तालुकार जो होता है, जो एक बड़ा जमींदार होता है, उसके पास ऋण निश्चित रूप से होता है। सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करेगा। माने बेटी का विवाह हर पिता के लिए एक चिंता की बात होती है, और ठाकुर साहब को भी थी, क्योंकि वो एक अच्छा वर चाहते थे और अच्छा वर मिलना इतना आसान बात नहीं। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े। माने उनके ऊपर ऋण तो पहले से ही था, अगर बेटी का विवाह करेंगे तो ऋण और बढ़ जाएगा। लेकिन वो चाहते थे कि ऋण भी ना बढ़े और अच्छा वर भी मिल जाए। और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। वे ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने आप को भाग्यहीन समझे। एक दिन श्री कंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। माने आनंदी एक बड़े परिवार की लड़की थी। जब नए घर में आई तो अपनी पुरानी आदतें वहीं छोड़कर आई, और यही उसकी विशेषता है और यही चीज उसे बड़े घर की बेटी बनाता है। क्योंकि जिस टीम टाम में रहकर वो आई थी, नए घर में वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को नए घर में एडजस्ट कर लेती है। वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़े का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। माने कोई सजी हुई सुंदर बहली तक भी न थी। बहली का मतलब होता है चैरियट, जो घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, जिस पर बैठकर पहले जमाने में जमींदार लोग घूमा करते थे, तो वो है बहली। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। रेशमी स्लीपर भी लाई थी, लेकिन यहाँ कोई बाग बगीचा गार्डन ऐसा कुछ नहीं था जहाँ वो घूमती, मॉर्निंग वॉक करती या इवनिंग वॉक करती, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा साधारण परिवार था। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि आधी से अधिक संपत्ति उन्होंने किसको दान कर दी थी, वकीलों को दान कर दी थी। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श। मकान में कोई खिड़की नहीं थी। माने ऐसे जगह तो बनी हुई थी लेकिन उसमें दरवाजे नहीं थे, फर्श भी अच्छा नहीं था। तो ये तमाम चीजें थी। न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। और आनंदी की विशेषता यहाँ क्या है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी इस नई परिस्थिति के अनुकूल बना लेती है।
वो बड़े आराम से और बहुत जल्दी इस नए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और यही चीज उसको बड़े घर की बेटी बनाता है। बड़े घर की बेटी की विशेषता यही है कि वो जहां जाए वहां आराम से एडजस्ट कर ले। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। माने एक दिन जो लाल बिहारी है वो दो चिड़िया लेकर आया और अपनी भाभी से बोला कि इसे पका दो। तो आनंदी ने पका तो दिया, लेकिन वो उसके पहले सारा खाना वाना बना चुकी थी। तो मैंने ये एक्स्ट्रा इतना खाना बनाया, देखो अब इसके बाद क्या होता है। जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। अब बड़े घर की बेटी थी, एडजस्ट तो जरूर कर ली थी, लेकिन कुछ आदतें थी जो अभी नए परिवेश के अनुकूल नहीं ढल पाई थी। किफायत क्या जाने, किफायत माने बचत। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। माने लाल बिहारी जब खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। उठ गया माने खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। आनंदी ने जवाब दिया कि आज ज्यादा घी तो बचा नहीं था, पाव भर था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है, माने गुस्सा हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ी में अगर हम आग लगाएं तो वो बहुत जल्दी जल जाती है, और ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है और जरा सा इधर उधर हो तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो लाल बिहारी के साथ भी यही हुआ। तिनक जाना माने गुस्सा होना। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। भावज माने भाभी। ये जो ढिठाई थी, माने इस तरह जवाब देना उसको अच्छा नहीं लगा और उसको बहुत बुरा लगा। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। गुस्से में तिनक कर बोला, गुस्से में बोला कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। स्त्री जो है वो सब कुछ सह लेती है। जैसे तुम्हारी शादी हो तो तुम सब कुछ वहां बर्दाश्त कर लोगी, सब एडजस्ट कर लोगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की अगर वो लोग बुराई करेंगे तो ये तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो यही चीज यहां भी हुई कि स्त्री सब कुछ सह सकती है, लेकिन मायके की निंदा नहीं सह सकती है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फिर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। ये मुहावरा है, हाथी मुहावरा या कहावत कह सकते हैं। हाथी मरा भी तो 9 लाख का, माने हाथी अगर मर भी जाए तो उसकी कीमत 9 लाख रहती है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई बहुत बड़ा आदमी अगर गरीब भी हो जाता है तो भी वो लखपति तो कम से कम रहता ही है, भिखारी डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो, अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुका है, गरीब हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास 20,000 करोड़ है। वो जब शादी हो रही थी मुकेश अंबानी के बेटे की तो उसमें बताया था। तो वो गरीब तो हो गया है, बैंकक्रप्ट हो गया है, लेकिन हमसे तुमसे अभी भी धनी है। वह इतना घी तो वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा लेते हैं। इतना घी वहां काम करने वाले लोग खा लेते हैं। नाई माने नापित जिसको बोलते हैं, नाउ। और कहार माने जो पानी भरने का काम करता है उसको कहार कहते हैं। कहार और कुम्हार दो वर्ड है। कुम्हार माने जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और कहार माने जो गांव देश में जमींदारों के यहाँ या बड़े लोगों के यहाँ पानी भरने का काम करते हैं। अभी तो सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, माने ऐसा सिस्टम बन गया है कि घर में ही कल टैप चालू करो और पानी आ रहा है, पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पुराने जमाने में जब ये सुविधाएं नहीं थी तो कहार हुआ करते थे। वो बड़े घर के जो लोग होते हैं उनके यहाँ पानी भरने का काम करते थे। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लो। लाल बिहारी एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया, थाली पटक दिया और बोला, ऐसा मन हो रहा है कि तुम्हारी जीभ खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। आनंदी गुस्से में बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। वो माने
हस्बैंड के लिए बोल रही है, जो कि बीए की डिग्री में अपने आप को बर्बाद कर चुका है शारीरिक रूप से, एकदम दुबला पतला, सारा उसकी उसकी सारी एनर्जी पढ़ाई में खत्म हो चुकी है। अब अनपढ़ कुजट लाल बिहारी से न रहा गया। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। अब जो लाल बिहारी था वो अनपढ़ था, उजट था, उसको और गुस्सा आ गया, खड़ाऊ निकाला और फेंका जोर से उसकी तरफ। बोला, उनको भी देख लूंगा, तुमको भी देख लूंगा। आनंदी के हाथ से आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। एक स्त्री जो होती है उसके अंदर सबसे अधिक घमंड किस बात का होता है? अपने पति का घमंड होता है। और पति को भी इसने चैलेंज कर दिया, वो तुमको भी देख लूंगा, तुमको भी देख लूंगा। इसको बहुत गुस्सा आया। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आनंदी जो थी वो खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना माने माने गुस्से को कंट्रोल करके रह गई। श्री कंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को वह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन माने क्या होता है? कोप भवन का अर्थ है कि जहां लोग गुस्सा होने के बाद जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। कोप भवन सबसे पहले कहाँ आया था? वो जो कैकेयी की कहानी है, रामायण की कहानी है, उसमें कैकेयी को भवन में जाकर बैठ जाती है अपना वरदान पूरा करने के लिए, राजा दशरथ से पूरा करवाने के लिए। तो श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को वह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनि बाट देखना माने इंतजार करते रहना। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। वो आए और बाहर बैठकर चर्चा करने लगे। पहले जमाने में यही हुआ करता था कि लोग जब बाहर से आते थे तो पिता के पास, गांव वालों के पास बैठते थे, फिर शाम को घर में आते थे। तो नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होती रही। शाम को आए और 10 बजे तक ये बात होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। और गांव के जो भद्र पुरुष थे तो इन सब बतौलेबाजी में, इन सब बातचीत में बड़ा आनंद मिलता था। उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। और जब तक वो बाहर बैठे रहे वो समय आनंदी के लिए और मुश्किल हो रहा था। बड़े कष्ट से इस समय को उसने काटा। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। लाल बिहारी पहले ही अपनी शिकायत दर्ज करा देता है। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। अब जो पिता थे बेनी माधव सिंह, उन्होंने भी लाल बिहारी की तरफ से कुछ बातें कही। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। उन्होंने भी कहा कि बहू बेटियों का यह स्वभाव नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। लाल बिहारी बोल रहा है कि उनको इस बात का घमंड है कि वो बहुत बड़े घर की बेटी है। वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। कुर्मी कहार माने पानी भरने वाला, और कुर्मी माने खेती करने वाली एक जाति होती है, वो खेती ही करती है। तो हम लोग भी कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर क्या बात हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ सिंह खा पीकर आनंदी के पास आए। वह भरी बैठी थी माने गुस्से में बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे और श्रीकंठ भी कुछ तीखे स्वर में कहा। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? माने तुमने घर में आजकल ये सब बहुत तरह के झगड़े फसाद कॉन्फ्लिक्ट क्यों एराइज कर रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। त्योरी चढ़ना माने प्रेमचंद को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें कहावतें और मुहावरे बहुत आते हैं। आनंदी की त्योरी चढ़ गई माने और गुस्से में आ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुझे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं मुझे खड़ाऊ से मारकर यों अकड़ता।
आनंदी बोला, ये तो मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक एक ऐसा आदमी जो कि चपरासीगिरी करने लायक भी नहीं है, वो मुझे खड़ाऊ से मारता और इस तरह करता। खड़ाऊ जानते हो ना, लकड़ी वाला जो पहले ऋषि मुनि पहना करते थे, तो पहले गांव देश के लोग उसको पहना करते थे। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। वो बोला, सब हाल। श्रीकंठ सिंह ने कहा कि भाई आराम से सब चीज साफ साफ मुझे बताओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगे दाल में घी नहीं है। अब आनंद ये सारी बात बता रही है, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी तरह वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले, यहां तक हुआ गया उस छोकरे का साहस। आनंद आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी। स्त्रियों का स्वभाव होता है रोना, और रोकर वो सारी बात अपना मनवा लेती है, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। स्त्रियों के जो आंसू होते हैं वो पुरुषों को गुस्सा दिलाने में घी का काम करते हैं। माने जैसे कि आग में घी डाल देने से लपट और बढ़ जाती है, वैसे ही किसी पुरुष के सामने अगर कोई स्त्री रो दे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। माने जिस तरह की बात आज श्रीकंठ सिंह कर रहे हैं, इस तरह की बात करने पर वो दूसरों को डांटा करते थे, फटकारा करते थे और फिर समझाया करते थे। लेकिन उसी तरह की बात आज श्रीकंठ खुद कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने ऊपर उस बात को इम्प्लीमेंट करना ये सबसे कठिन काम है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़े हैं, और मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। श्रीकंठ सिंह आज बहुत गुस्से में बोल रहा है अपने पिता से। मैंने ऐसा उसने अपने पिता से कभी नहीं बोला था। पिता ने जब ये बात सुनी तो वो अवाक रह गए, सरप्राइज्ड हो गए, और वो चुपचाप सुन रहे हैं, अवाक रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने पर इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। वो बोले, ठीक है आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैंने भी बहुत लोगों को समझाया है। मेरे ही समझाने से कई परिवार जो टूटते टूटते बच गए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस स्त्री के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मेरे भरोसे यहाँ आई है, उसके ऊपर इस तरह का अन्याय मैं नहीं सह सकता। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वो बोले, आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि मैंने लाल बिहारी से कुछ कहा नहीं, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन
लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। श्रीकंठ बोल रहे हैं कि मैं लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। बेनी माधव सिंह बोल रहे हैं कि स्त्री की वजह से तुम अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे हो। तो श्रीकंठ क्या बोल रहे हैं, नहीं, उसके अविवेक और उसकी क्रूरता की वजह से मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। जो दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कराना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। कई स्त्रियां जिनको उन्होंने पहले समझाया था, जिनके पतियों को, तो वो आज बड़ी खुश हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी, और दोनों तरफ का कन्वर्सेशन सुनने के लिए उनकी जो आत्मा थी वो अकुला रही थी, व्याकुल हो रही थी कि सुने कि वो लोग आपस में झगड़ा करते समय किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। गांव में बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जो उस परिवार से जलते थे और चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़े, तो उनकी आज मनोकामना पूरी हो रही है। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। मतलब कोई ना कोई बहाना बनाकर सब उनके घर के सामने आकर बैठ गए, किस लिए? उनका झगड़ा देखने के लिए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। बेनी माधव सिंह जो थे वो पुराने आदमी थे। इन बातों को ताड़ गए। ताड़ गए माने समझ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब चाहे जो भी हो, लेकिन जो मजा लेने के लिए यहाँ आए हैं उनको मजा लेने का मैं सुअवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। वो तुरंत चेंज हुए, यू टर्न लिए और बोले, हाँ बेटे से अपराध तो हो गया है, मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका, लेकिन जो श्रीकंठ सिंह थे वो इलाहाबाद में रहते थे, उनको डिबेट करने की आदत थी। तो वो इस बात को, जो गांव की जो बारीक बातें हैं, इस बात को वो समझ नहीं पाए कि ये जो लोग बैठे हैं वो रसीद दिखाने नहीं आए हैं, हुक्का पीने नहीं आए, मजा लेने आए। इस बात को समझ नहीं पाया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उनकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यहाँ से चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। और जो लाल बिहारी था वो सारी बातें सुन रहा था। वो अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। वो अपने बड़े भाई के सामने खाट पर भी नहीं बैठता था कि वो बैठे हैं तो मैं उनके सामने खड़ा ही रहूंगा, इतना ज्यादा सम्मान करता था। तो उसने गलती तो जरूर की थी, लेकिन भाई के मुंह से इतनी कठोर बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी और द्रवित हो रहा है। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। श्रीकंठ भी उसको बहुत प्रेम करते थे। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, माने अपने जानते उन्होंने कभी उसको कड़ी बात नहीं कही थी। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। माने पिछले वो इतना प्रेम करते थे कि पिछले साल नाग पंचमी एक फेस्टिवल है, तो उस दिन क्या होता है कि दंगल लड़ा जाता है। दंगल माने रेसलिंग रेसलिंग होती है।
तो उसमें जब लाल बिहारी ने अपने से डेढ़े माने 1.5 गुना भारी आदमी को जो पटक दिया तो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने अखाड़े में जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटा दिए थे लोगों को। उस जमाने में 5 रुपया ही बहुत था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक माने हृदय को न- कष्ट देने वाली बातों को सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा उसको पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसमें इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़क रही थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उसने उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसने गलती की थी, उसने इस बात को रियलाइज भी किया, उसको पश्चाताप भी हो रहा था और वो भैया के आने के पहले उसकी छाती धड़क रही थी कि मैं भैया के सामने कैसे जाऊंगा, उनको कैसे फेस करूंगा। उसको लास्ट में ये लगा कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, लेकिन इतना कठोर हो जाएंगे ऐसा उसने नहीं समझा था। उसको ये लग रहा था, उसने माने अपनी गलती के बावजूद भी उसको ऐसा लग रहा था कि भैया ये जो काम कर रहे हैं ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, इतना कठोर दंड मुझे नहीं देना चाहिए था। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। वो घर पर आता है, आनंदी को बुलाता है और बोलता है कि भाभी, भैया ने ये सारी बातें कही हैं, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब घर से जा रहा हूँ और मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उनकी परछाई से दूर भागना चाहते हो। श्रीकंठ सिंह भी उसी समय घर में घुसे और जब उन्होंने भाई को देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, मानो उससे दूर जाना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। आनंदी को भी पछतावा हो रहा है। उसने शिकायत जरूर की थी, लेकिन अब उसको ये पछतावा हो रहा है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसकी वजह से ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। अब मन ही मन वो अपने पति पर भी गुस्सा कर रही थी, इतना गर्म होने की क्या जरूरत थी। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। जब लाल बिहारी ने उसे क्षमा मांग लिया तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वो भी खत्म हो गया। वह रोने लगी। क्रोध का पानी होना ये भी एक मुहावरा है, मैंने गुस्सा खत्म हो जाना, ये सारे मुहावरे ध्यान में रखना। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन का जो मैल है उसको धोने के लिए आंखों के पानी से बेहतर और कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने श्रीकंठ को जब उसने देखा तो उसने कहा कि लाल जो है, लाल बिहारी को लाल कहते थे घर में, तो बोला कि बाहर खड़े वो रो रहे हैं। तो श्रीकंठ बोलते मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा लगाया। और उसको लग रहा है मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा लगाया, मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। वो बोला है मैंने, श्रीकंठ बोले मैं नहीं बुलाऊंगा, आनंदी बोले कि पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दे, ऐसा ना हो कि वो चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे, इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकले। उसने
उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी जाने लगा। भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, मुझे जाने दो। भाभी पूछती, कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। बोला कि मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। आनंदी उसको अपनी कसम देती है। देखो, झगड़ा खत्म हो गया, इतना प्रेम है उन लोगों में। झगड़ा खत्म हो गया, कसम दी और वो रुक जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह अब लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। दोनों भाइयों का प्रेम देखो, भरत मिलाप। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। वो बोले कि ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। माने अब वो क्या कर रहे हैं? आनंदी की प्रशंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बड़े घर की जो बेटियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ठीक है। माने बड़े घर की बेटियों का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है कि वो बिगड़ता हुआ, टूटते हुए परिवार को भी जोड़ देती है। और इस कहानी में यही दिखाया गया है कि एक परिवार कैसे टूट रहा था और आनंदी जो एक बड़े घर की बेटी थी, उसने उस टूटते हुए परिवार को जोड़ दिया। दो भाइयों में जो वैमनस्य बढ़ गया था उसको खत्म करके फिर से दोनों को गले मिला दिया। यही आनंदी की सबसे बड़ी विशेषता है और यही इस कहानी में बताया गया है कि बड़े घर की बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए। तो तुम लोग भी इस बात को सिर्फ कहानी मत सुनो, इसको सुनने के बाद तुम लोग भी अपने अंदर एक इस तरह का परिवर्तन लाने की कोशिश करो। ठीक है? ओके।